हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर 4 में वेक्टर पढ़ रहे थे। तो वेक्टर क्या चीज होती है? वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड कुछ लॉ होते हैं वो फॉलो करना जरूरी है, तभी कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये चीज दिमाग में रखना। लास्ट क्लास में अपन ने ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन के लॉ देखे थे। ट्रायंगल लॉ कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। अब एडिशन दो तरीके से, पहला होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन दो होता है। फर्स्ट ग्राफिकल, कैसा मेथड? ग्राफिकल मेथड, आपको ग्राफ बनाना है। दूसरे में होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, इसमें आपको मैथ्स यूज करनी है। क्या यूज करनी है? मैथ्स यूज करनी है। सबसे पहला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला कौन सा था? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था? फटाक से याद करो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था? अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लेट्स से कोई वेक्टर बी, तो आपको क्या करना है? वेक्टर ए को एज इट इज रखना है, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है? पैरेलल शिफ्ट करना है। बी को यहां से उठाना और ए के हेड पे रख देना। बी की जो टेल है, बी की जो टेल है, ये समझो हेड है और ये टेल है, तो बी को यहां से पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बस यहां लाके रख देना। अच्छा, ए के हेड पे बी की टेल होनी चाहिए। ए के हेड पे बी की टेल होगी, यस और नो? ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। अब थर्ड साइड से देखो, तीन साइड होगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट, पर थर्ड साइड ऐसे नहीं लाना है, आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के हेड को मिला देना है। शुरुआत कहां से की थी? यहां से हेड को मिला दिया, तो ये आपके पास आ गया आर इक्वल टू ए प्लस बी। यस और नो? आर इक्वल टू ए प्लस क्या आ गया? बी। सबको विजिबल है ना? आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा हूं? हाँ ना। आर इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये आ गया वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ से। अब क्या हुआ? ये तो आपको मेजर करना पड़ेगा। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो आपको ये स्केल से मेजर करना पड़ेगा। क्या पता ये कभी 50 हो, तो आप मेजर करना मुश्किल हो। इसके लिए अपन यूज करेंगे एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड? एनालिटिकल मेथड। उसके साथ साथ मैं पैरेललोग्राम लॉ भी बता देता हूं। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है कुछ नहीं, ट्रायंगल जैसा ही है कि आपके पास अगर दो वेक्टर हो, लेट्स से वेक्टर ए एंड ये रहा वेक्टर बी। इसको देखो, ट्रायंगल से आपको जोड़ना आता है। अब बोला कि आपको इन दोनों को रिजल्टेंट ऐड करना है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी। यस और नो? यही तो होगा। अच्छा, अब क्या करना? बी को उठाओ और ए की टेल से मिलाओ, मतलब बी को उठा के ए की टेल से मिलाना है। टेल टेल से मिलाओ। इस पैरेललोग्राम में क्या मिलाओ? टेल से टेल मिलाओ। ये भी टेल और ये भी टेल, इसको उठा के यहां पे शिफ्ट कर देना ऐसे, तो बी सिंपली आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? बी शिफ्ट हो गया। अब क्या करना है? अब पैरेललोग्राम बनाना है। कंप्लीट करो पैरेललोग्राम। बी के पैरेलल एक लाइन खींचो। पैरेललोग्राम दिख रहा है? कुछ नहीं। अब इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला, यहां से डायगोनल जो होगा ना, डायगोनल, वो रिजल्टेंट आर होगा। वो डायगोनल ही तो क्या होगा? रिजल्टेंट। जहां टेल टेल मिल रही होगी वहां से डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वो रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। देखो ऐसा ही तो कुछ हुआ है। अगर बी को मैं यहां ना रख के यहां रखता ना, तो देख ए प्लस बी इक्वल टू आर ही होता। अगर बी थोड़ी देर के लिए यहां रख लेता तो यही तो होता। अरे ट्रायंगल लॉ जैसा ही तो दिख रहा है, बस आपने पैरेललोग्राम बना दिया। क्या बना दिया? पैरेललोग्राम बना दिया। अच्छे समझ में आया नहीं आया? अगर आपके पास ऐसा होता, एक वेक्टर P, दूसरा वेक्टर ऐसे Q, तो क्या करते? कुछ नहीं, पैरेललोग्राम बना लो फटाक से। कंप्लीट करो पैरेललोग्राम। ये रहा, तो R वेक्टर यहां कहीं आता है,
आर वेक्टर कहां था, यहां पे। पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या, दोनों वेक्टर पी और क्यू की टेल मिलनी चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। आर सिंपली हो जाएगा पी प्लस क्यू। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते एक थोड़ा और डायग्राम बनाने में एकदम एक्सपर्ट बना देता हूं मैं। ये चीज पोज करके नोट कर लिया। अगर आपके पास ऐसा होता तो कैसा, ऐसा वेक्टर ए ऐसे एंड कोई वेक्टर आपके पास वेक्टर पी ऐसे, अब क्या करते, अब कैसे ऐड करते, ये आपको ऐसे गिवन है और आपको बोला गया आर इक्वल टू ए प्लस बी करो, आर इक्वल टू क्या करो, ए प्लस बी करो। कैसे करो, टेल से टेल मिलाओ, ये यहां टेल, इसको पकड़ो और इसकी टेल पे रख दो ऐसे, ओके। तो ए एज इट इज, ये पड़ा ए। अब बी को उठा के यहां रख देना, बी को उठा के कहां रख देना, यहां पे रख देना, या फिर एक काम करो, बी को एज इट इज ऐसे रख दो, तो ये आपका बी आ गया। अब पैरेललोग्राम सर कैसे बनाएंगे, कोई नहीं, बी के पैरेलल एक लाइन खींच लो, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या करो, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक डायगोनल खींच लो, और ये डायगोनल ही तो आर होगा, ये डायगोनल ही तो क्या होगा, आर होगा। क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये डायगोनल आर हो गया, मतलब आपको फोटो बनानी आ गई। आगे बढ़ते, एक और ऐसे होता है, अगर दो तीन वेक्टर होते तो कैसे ऐड करते, उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन समझते ना, पॉलीगन, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन, बहुत सारी साइड हो, उसे बोलते हैं पॉलीगन। वैसे ही आपके एनसीईआरटी बनी है, फिर भी अगर आपके पास दो तीन वेक्टर वैसे है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर सी, अब कैसे करोगे, ये तो दो वेक्टर है, तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ याद है, पहले ए को एज इट इज, ए के ऊपर बी को रखो, ए की बी को रख दो, फिर सी को बी के हेड पे रख दो, ये आ गया सी। अब क्या करो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, तो ये आपका आर वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी, यहां से शुरू हो जाओ, यहां तक क्या मिला आपको, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको पॉलीगन लॉ बोलते हैं। तीन या चार कितने भी वेक्टर हो, फटाक से आप एक तरीके से ट्रायंगल लॉ जैसे ही तो है, तो इससे डरना नहीं। अब सर आर की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन एनालिटिकल मेथड पे। कौन सा मेथड है, एनालिटिकल। आपको चलना है अगला, ये ग्राफिकल मेथड कंप्लीट, अगला है अपना एनालिटिकल मेथड, इस पे चलते हैं। चलिए, तो वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड, कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड। अभी एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, एनालिटिकल मेथड। अब समझना अच्छे से, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड सेकेंड वेक्टर इज बी, वेक्टर बी। देखो दोनों की टेल से टेल मिली हुई है, अपन पैरेललोग्राम यूज करेंगे, समझने की कोशिश करना, टेल से टेल मिली हुई है। लेट्स से दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यस, दो टेल से टेल मिली हो तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। अगर आपको ऐसा दे रखा हो, और क्या करोगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, वेट करो, क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। पैरेललोग्राम करो, तो ए के पैरेलल एक ऐसे लाइन खींच लो, बी के पैरेलल भी एक ऐसे लाइन खींच लो। क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। तो यहां से कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल खींच लो ऐसे, और यही तो होगा आर वेक्टर, यही तो होगा आर वेक्टर। यस और नो। एक बात बताओ, यस ए से डॉट डॉट डॉट, इस ए वाली लाइन को मैं थोड़ा डॉट 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 आगे एक्सटेंड करता हूं, और इस पॉइंट से मैं ट्रायंगल, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस लाइन पे क्या ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर। कहीं ना कहीं आप देखना कि ये वाली लेंथ बी है, तो ये वाली लेंथ भी बी होगी, और ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल बी थीटा होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और ये हो जाएगा बी के इक्वल। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल होगा। अच्छे समझो, ये बी के इक्वल होगा नहीं होगा। अब देखो, ये ए है, ये बी है, और ये एंगल थीटा है, लेकिन
ये वाला आर का एंगल तो अल्फा होगा ना, कोई क्या होगा, अल्फा होगा। तो बोला कि आर की क्या वैल्यू होगी, आपको पता है आर इक्वल टू ए प्लस बी है, ये चीज आपको पता है, आर इक्वल टू ए प्लस बी, पर आर का मोड कितना होगा, आपका क्वेश्चन क्या है कि आर की मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए शुरू कर दो धीरे धीरे धीरे। अब देखो, अगर मैं कुछ नाम दे देता इसका नाम दे देता मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ओके, ये मैंने कुछ पॉइंट के नाम दे दिए। अब देखना कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूं सी डी ए या ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, तो समझ में आ रहा है क्या। उससे पहले एक और काम कर देते हैं कि ईडी की वैल्यू आपको नहीं पता, छोटा वाला ट्रायंगल देखो फिर से आराम से, सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल देखो सी डी ई, मैं सी डी को साइड में बनाता हूं, ये सी, ये डी और ये ई, क्या समझ में आया नहीं है, विजिबल है ना सबको, सी डी ई सबको विजिबल है। हाँ अब देखो ये वाला तो बी वेक्टर है ना, ये तो इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होगा, ये वेक्टर बी है ना तो इसकी लेंथ के इक्वल, तो ये वाला बी के इक्वल होगा। ओके, अब देखो, और ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा था दोनों के बीच का, तो आगे शिफ्ट किया तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, अब देखो ये एंगल क्या है, थीटा। अच्छे से देखना, मान लो ये x है एंड ये y है, तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा याद होगा। साइन थीटा क्या कहता था, साइन थीटा इक्वल टू बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि y अपॉन b। तो यहां से y की वैल्यू आपको मिलेगी, b को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू b sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू b sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सिमिलरली अगर मैं cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन b। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, b को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, b cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको x और y की वैल्यू मिल गई b और थीटा के टर्म्स में, तो y इक्वल टू b sin थीटा, x इक्वल टू b cos थीटा। ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ACD या फिर ADC, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, फिर से देखो फ्रॉम ट्रायंगल ADC। क्या ADC से मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये वाला ट्रायंगल है ADC, ADC बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये एक इक्वल है और ये मैंने x मान लिया था और ये मैंने y कंसीडर कर दिया था, इसको मैंने कितना कंसीडर कर दिया था, x। तो क्या ये साइड प्लस ये साइड का स्क्वायर इक्वल टू r के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अरे पाइथागोरस बाबा याद है, पाइथागोरस इसलिए तो पैदा हुए थे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओहो, तो यहां से पता चल गया कि ये r होगा और ये वाला हो जाएगा आपका a प्लस एक्स और ये वाला आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली y, सॉरी ये आपका कितना है y। ओके, तो अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, पाइथागोरस बाबा को याद करो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यस और नो, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, ये बताओ। अब देखो x की वैल्यू कितनी, b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब क्या है, इस वाली चीज का स्क्वायर, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोलो, इसको a कंसीडर कर दो और इसको b कंसीडर कर दो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता था, अरे 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, x प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये चीज पढ़ी होगी ना, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। विजिबल नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने x प्लस y का होल स्क्वायर देखा होगा ना, x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता था, x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? अब तो विजिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इस वाली चीज को खोलो। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा प्लस इस वाली चीज का स्क्वायर करो तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, यस और नो? यस। अब देखो ये वाली चीज है ए स्क्वायर और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बच गया 2ab cos थीटा, तो ये हो गया 2ab cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, यस और नो? यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बहुत बढ़िया। तो यहां तक नोट कर लो, ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं, ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूं, वापिस यहां से ऊपर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लगा लो 5 स्टार। कितने स्टार? 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आपको समझ में आ गया? तो आप यहां से आपको a गिवन होगा, b गिवन होगा और दोनों के बीच का एंगल गिवन होगा, तो cos थीटा वाली टेबल याद होगी, वहां से आप r का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये चीज याद होनी चाहिए। याद? सारा नोट कर लो, ये चीज मैं फिर से रफ कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनना कि ए और बी के बीच का तो एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, लेकिन आर किस एंगल पे है? रिजल्टेंट किस एंगल पे? ए से। तो मान लिया मैंने अल्फा एंगल, यहां से ए से कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखना, एडीसी फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ये चीज आपको देखना चाहिए, एडीसी, एडीसी, सॉरी ये ए है, ये डी है और ये सी। ओके, ये वाली चीज आपकी y यानी कि b साइन थीटा और ये वाली चीज a प्लस एक्स यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? और ये वाली चीज आपकी r है। आपको tan, ये वाला एंगल तो अल्फा है, रिजल्टेंट वाला ये वाला एंगल तो अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा हो गया आपका सिंपली b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगेन 5 स्टार की लिस्ट में a tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एक और चीज करते हैं, कभी कभी किसी बुक में अल्फा इक्वल टू, जब tan थीटा, ये tan है ना, tan दूसरी साइड जाता है तो tan इनवर्स बन जाता है। tan क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं tan की पावर -1 यानी tan इनवर्स, और अंदर रहेगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये एंगल अल्फा आपने फाइंड आउट कर दिया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? और रिजल्टेंट वेक्टर a से कितने एंगल पे होगा? अल्फा एंगल पे। तो ये अल्फा एंगल कहां से? विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर a, विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर a। अल्फा किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। या एंगल फ्रॉम वेक्टर a, एंगल फ्रॉम वेक्टर a, ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल फ्रॉम वेक्टर a। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कॉपी के टॉप पे लिख लेना और ये वाला भी टॉप पे लिख लेना। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस फॉर्मूले की वजह से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ओके, और ये मैं टेस्ट में पूछूंगा, इसलिए अच्छे से नोट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपके पास ए गर्ल walks 4 meter in east direction, then takes sharp turn and walks 3 meter in north direction. 3 meter in north direction. Calculate displacement of girl. गर्ल ने कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी चीज होती है? वेक्टर चीज। पहले तो फोटो बनाते हैं। आपको याद होगा ये वाली डायरेक्शन, ये वाला मैंने याद करने को बोला था, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सॉरी हाँ सही, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो आप फटाक से फोटो बनाओ। अब देखो 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इसको ईस्ट मान लिया, इसको नॉर्थ मान लिया। 4 मीटर मान लो ओरिजिन 0,0 से ओ से स्टार्ट होती है, तो 4 मीटर इधर, 4 मीटर ईस्ट में, फिर एकदम शार्प टर्न लेके 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। कितना मीटर? 3 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छे से बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। देखो मैं इसको दो तरीकों से कराऊंगा। पहला ट्रायंगल मेथड, 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। देखो 4 मीटर मैग्नीट्यूड और ईस्ट डायरेक्शन, तो ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, फिर मैंने बी वेक्टर बना दिया 3 मीटर, फिर इनिशियल पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आर मिल गया। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 3। क्या समझ में आया ना? वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 3, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या समझ में आया नहीं आया? अगर मैं इसके कुछ नाम दे देता, ये ओ है, ये पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? वेक्टर आर इक्वल टू ओपी प्लस, ऐसे ही वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू। यस और नो? यही तो होगा आर वेक्टर के इक्वल। या फिर आर को भी ओ क्यू लिख सकता हूं। आर को भी क्या लिख सकता हूं? ओ क्यू। आर को भी क्या लिख सकता हूं? ओ क्यू। यस और नो? तो ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। आपको पाइथागोरस याद है? पाइथागोरस क्या कहती है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर। यानी कि r का मैग्नीट्यूड आपको सीधा मिल गया रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। r इक्वल टू कितना मिल गया? 5। यस और नो? कोई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो फॉर्मूले से करना है। हमें तो कैसे करना है? फॉर्मूले से। अभी तो ये आपको r 5 मीटर मिला है, अभी डायरेक्शन नहीं मिली, तो डायरेक्शन और वो चीज होगा। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन रफ करता हूं, आप अच्छे से क्वेश्चन याद रखना। r इक्वल टू 5 मीटर। अब इसको पैरेललोग्राम मेथड से करते हैं कि इसमें 4 मीटर इधर चला और 3 मीटर इधर चला। कितना मीटर चला? 3 मीटर नॉर्थ में चला। तो रिजल्टेंट आपको क्या बनाना? पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। यस और नो? पहले भी आर इसी डायरेक्शन में आ रहा था ना 5 मीटर, अभी भी उधर ही आएगा, टेंशन मत लो। तो ये आपका पेंडिकुलर, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यस और नो? और ये एंगल मान लो अल्फा है। कितना? अल्फा। तो सोचो 4 और 3 के बीच का एंगल 90 होगा। 4 और 3 वेक्टर दिस एंड वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, तो फॉर्मूला क्या कहता है? r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो? बोला यस। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90। cos 90 0 होता है, सबको निपटा देगा। अरे ये पीछे वाले प्लस के बाद को सबको निपटा देगा, कोई लेना देना नहीं।
cos 90 0 होता है इसलिए 0 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, 16 और 9 कितने होते हैं 25। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू आ गई 5। r का मैग्नीट्यूड आया 5 मीटर, डायरेक्शन नहीं आई। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको याद है एंगल अल्फा है, तो क्या tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला याद है आपको b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये लिखा है b sin थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये 4 है ये 3 है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 हुआ ना, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का कितना हुआ 90, तो sin 90 होता है 1, sin 90 कितना होता है 1, और b की वैल्यू है 3, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3, ये मैग्नीट्यूड है। समझ में आया नहीं? a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। तो देखो यहां से 4 sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री 1 होता है अपॉन a कितना 3, a कितना सही कर b सॉरी b 3 है, b 3 है a 4 है, 4 प्लस b cos 90 तो 0 हो जाएगा ना, b कुछ भी हो cos 90 ये चीज तो 0 होगी, तो आपके पास आ गया 3/4, 3 ऊपर का ये वाला 1 बन गया, तो 3/4। tan अल्फा किसके इक्वल आ गया 3/4, sin 90 1 होता है 3 into 1 3। तो यहां से क्या पता चला कि tan अल्फा इक्वल टू 3/4। सर ये वैल्यू तो हमें पता है सर किसकी होती है, मैं बता देता हूं। अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री आया, कितना आया 37 डिग्री। 37 डिग्री कहां से? 37 डिग्री फ्रॉम कहां से? फ्रॉम वेक्टर दिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये है ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन ईस्ट, और ऊपर की कौन सी है नॉर्थ, तो क्या 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख सकता हूं? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने ट्रिक क्या बताई थी? जो बाद में लिख रखा हो वहां से 37 डिग्री बना दो नॉर्थ की तरफ, बस ये हो गया। अब ये 37 डिग्री टेंशन मत लो, एक कुछ ट्रायंगल सिखा रहा हूं याद रखना, ये नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लेना। ऐसे गोल्डन बॉक्स बना लो, जेई हो चाहे नीट हो, ये आपको एंगल याद होनी चाहिए। फिजिक्स में गोल्डन बॉक्स क्या बोलता है कि अगर आपकी ये साइड 4 है, एक काम करते हैं थोड़ा अच्छा डायग्राम वेट नहीं बनता भाई। ये साइड आपकी 3 मीटर है और ये आपकी 4 मीटर और ये आपकी 5 मीटर है। देखो तो देखो ये साइड जैसे कम करूंगा ये वाला एंगल स्मॉल होता जाएगा, यस और नो, ये वाला एंगल स्मॉल होता जाएगा, तो ये एंगल स्मॉल होगा। 3 के सामने होता है 37 डिग्री और 4 बड़ा है तो 4 के सामने होगा 53 डिग्री। क्या कुछ समझ में आया नहीं आया? यस और नो। तो 4 के सामने 53 डिग्री, 3 के सामने 37 डिग्री। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये होगा 37 डिग्री। 3 4 5 का ट्रायंगल हो तो उसमें खास रूल याद रखना, तो ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री। देखो ये 90 है, 37 और 53 90 होता है, 37 और 53 मिला के 90 बनेगा, 7 3 0 10 बन गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180। तो टेंशन मत लेना। अगर कभी आपको ऐसा दे रखा हो ये वाली साइड 4 मीटर हो और ये वाली साइड 3 मीटर, तो कॉमन सेंस से 4 के सामने 53 डिग्री होगा, 4 के सामने कितना होगा 53 डिग्री, और 3 के सामने कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और ये साइड 5 है। ये सिर्फ इस ट्रायंगल को आप याद रखना, इस ट्रायंगल को आप क्या रखना याद रखना। देखो मैंने tan अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री कैसे लिखा? लेट्स से ये एंगल आपको पता नहीं अल्फा, तो क्या लिखोगे tan अल्फा इक्वल टू 3/4, tan अल्फा इक्वल टू 3/4, तो अल्फा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, अल्फा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये तो एक रटने का तरीका था, तो आप याद कर लेना दोनों ट्रायंगल।
अब मैं एक आपको थोड़ी मैथ सिखाता हूं, मेरा मन करता है मैं बच्चों को ऐसे अलग स्टाइल में पढ़ाता हूं। देखो आपके पास ये टेबल याद होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और किसी को नहीं ले रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा को छोड़ के और किसी को नहीं ले रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बाकी सब आपको याद करवा दी मैंने। अब देखो यहां पे मैं एंगल ले रहा हूं 0 डिग्री, फिर मैंने ले लिया आपका 30 डिग्री, फिर अब मैं ऐड कर रहा हूं 37 डिग्री, फिर उसके बाद मैंने ले लिया 45 डिग्री, उसके बाद मैंने ले लिया 53 डिग्री, उसके बाद मैंने ले लिया 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। मैथ्स वालों को तो और चीजें करनी होगी, लेकिन बायो वालों और मैथ्स वालों जो फिजिक्स में चाहिए ना वो मैं बता दूं। अब देखो ये टेबल कैसे याद करते हैं। साइन का याद है आपको, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की 0, फिर साइन 30 की 1/2, इसका टेंशन मत लो। साइन 45 की 1/√2, इसकी नहीं पता। साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की कितनी होती है 1। ओके, कॉस में क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन में क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, दिस बटे दिस 1/√3, दिस बटे दिस 1, दिस बटे दिस √3 और 1/0 इंफिनिटी। 8 को सुला दिया, 8 को क्या कर दिया, सुला दिया। ओके, अब सर ये 37 और 53 डिग्री कैसे फिल करोगे। अब अपन ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक। एक बात बताओ, आप ऐसे बढ़ रहे हो, ऐसे, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे, यहां से साइन में समझो कि पहले 0 आता, फिर 1/2 आता, फिर 1/√2 आता, फिर √3/2 आता, फिर 1 आता। धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अरे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, साइन में क्या होता है, ये ट्रायंगल हुआ, यहां 5 होगा, या कुछ भी एंगल हो, यहां तो या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। मतलब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ऑलवेज 5 रहना है। हाइपोटेनस क्या रहना है, 5। तो यहां तो 3/5 होगा या 4/5 होगा। यस और नो। अब दोनों में से बड़ा कौन, अब दोनों में से बड़ा कौन, देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो 4/5 बड़ा हुआ, यानी कि 4/5 यहां पे रखना और 3/5 यहां पे रखना, क्योंकि ऐसे जाने पर एंगल बढ़ेगा। देखो यहाँ 37 था तो 3/5, 53 था तो 4/5, क्योंकि 3/5 से 4/5 ग्रेटर होता है। ओके 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 सर, कॉस में क्या हो रहा है, 1 से धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है, तो 4/5 यहां आ जाएगा, 3/5 यहां आ जाएगा। अब tan में क्या हो रहा है, tan में देखो 0 से लगा के, एक तो काम कर सकते हो दोनों को डिवाइड कर दो, मैं दूसरी चीज सिखा रहा हूं। 0 से लगा के इंफिनिटी तक जा रहे हो, 0 से लगा के कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैल्यू बढ़नी चाहिए। 45 पे 1 है तो इस साइड 1 से कम होना चाहिए और इस साइड 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। तो 1 से इस साइड 1 से कम होना चाहिए और इस साइड ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो tan में दो ही चीज हो सकती है। देखो tan थीटा क्या होता है, आपका ये रहा ट्रायंगल, यहां 5 आना है, यहां 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यहां भी 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा या तो 3/4 होगा या 4/3 होगा। अरे यार tan थीटा कुछ भी हो, यहाँ 3 रखोगे या 4 रखोगे तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे और यहाँ 3 रखोगे तो tan थीटा 4/3 हो जाएगा। एक बात बताओ, 3/4 एंड 4/3 में से कौन बड़ा है, 4/3 1 से बड़ा है। अरे 4 में 3 से डिवाइड करो और 3 को 4 से डिवाइड करो, तो 3/4 1 से कम है, तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा और 4/3 यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो ये टेबल फिर से मैंने अच्छा समझा दी कि दिमाग में रखो यार, थोड़े इंजीनियर बनने जा रहा है। आपको 10th में चलो रटली काम चल गया, अब साइन थीटा इंक्रीज करता है तो ध्यान रखना, कॉस थीटा डिक्रीज करता है, फिर इसके ग्राफ भी होते हो, मैं आगे फिजिक्स में पढ़ाऊंगा 12th में। कहाँ पढ़ाऊंगा, 12th में। चलिए तो ये नोट कर लेना टेबल और याद कर लेना।
क्या कर लेना, याद कर। चलिए मैं वैल्यू लिख लेता हूं, साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, फिर लिख लेता हूं टेन 37 डिग्री एंड टेन 53 डिग्री। ओके, आपको वैल्यू पुट करनी है। टेन 37 नीचे 5 आना है, 3/5, जितना एंगल छोटा उतना ऊपर छोटा। टेन 53 धीरे धीरे मतलब साइन 53 तो 4/5, ठीक। कॉस 37, कॉस 0 1 होता है, धीरे 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 जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैल्यू कम होगी, तो पहले यहाँ 4/5 आ जाएगा और यहाँ 3/5 आएगा। अब 10 में क्या होगा, 37 तो 1 से कम, क्योंकि 45 1 होता है, 10 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। तो ये टेबल आपको फिजिक्स में बहुत रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, यहां पे दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, आपको स्पीड दे रखी 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी स्पीड एक दूसरा वेक्टर वो भी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और दोनों के बीच का ये था लेट से वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। इस डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन दे रखी है इसलिए वेक्टर बोल रहा हूं। दोनों के बीच का एंगल था 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। देखो दो वेक्टर का एडिशन करना, ये वाले और ये वाले। आपको सबसे पहले देखो टेल से टेल मिली हुई है, ओके, पैरेललोग्राम बना लो, कंप्लीट पैरेललोग्राम, ओके सर बन गया। मैंने बोला बस मस्त रहे, जैसे तेरा पैरेललोग्राम बन जाए तो खुश हो जा, क्या हो जा, खुश हो जा, क्योंकि ये वाला तेरा रिजल्टेंट यहां पे होगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और कॉमन सेंस है 10 इधर है 10 इधर है, तो रिजल्टेंट बीच में होगा 30 डिग्री पे। फिर भी अपन सॉल्व करेंगे कि ये एंगल कितना अल्फा है, मान लो कितना अल्फा। आपको ये वाला आर निकालना है, यही तो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क का समझो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके सर, देखो a कितना 10, b कितना 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना 10, b कितना 10, cos 60 कितना होता है 1/2, थीटा कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और cos 60 होता है 1/2, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो cos 60 हो जाएगा आपका 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां कितना आ गया रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो रूट से 10 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो 10 आएगा, अरे क्योंकि स्क्वायर रूट लगा और स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा 1 + 1 + 1। कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, 100 100 100 300, 3 इंटू 100 लिख लो, रूट में 3 बच जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा 100 की वजह से। तो यह आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, यस और नो, यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि वेक्टर कैसे है। अब क्या करना है, रिजल्टेंट एंगल निकालना है। फॉर्मूला बच्चों ने बोला सर ये ना, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैंने बोला कोई b की तरह 10, sin थीटा √3/2, sin थीटा कितना हो जाएगा √3/2, अरे sin 60 होता है √3/2 अपॉन a कितना 10, फिर b कितना 10, cos 60 कितना होता है 1/2, ओके, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। अब ऊपर भी 10 नीचे भी 10, नीचे से 10 कॉमन लेके कट कर दो, ऊपर बच गया √3/2 और नीचे क्या बचेगा 1 + 1/2,
एक और 1+1/2 कितना होता है, एक और आधा, डेड 1.5, और डेड को लिखूंगा मैं 3/2। अरे यार 2 इधर चला गया, 2 प्लस नीचे 3/2 आएगा, इतनी मैथ्स तो आती होगी ना। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा √3 और नीचे क्या बचा 3। क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। अरे 3 को मैं √3 इंटू √3, देखो √3 कैंसिल, आंसर कितना है 1/√3। और tan अल्फा 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, आपको आंसर मिल गया। क्या समझ में आया, नहीं आया? बहुत बढ़िया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अब क्या करते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है, कुछ केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस लेते हैं कि आपके पास वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, आपके पास वेक्टर आर यहां कहीं आता है, पैरेललोग्राम बनाने ऐसे, थोड़ा इधर उधर हो गया, समझ जाओ, डायग्राम समझ जाओ, मेरी भावनाओं को समझो, है ना। हाँ, और ये एंगल मान लो अल्फा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा था, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा था। अगर थीटा 90 हो जाए तो, अगर थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है, R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो? पहला केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब, थीटा 0 डिग्री का मतलब दोनों एक ही लाइन पे, मतलब जिधर वेक्टर ए है उधर ही वेक्टर बी होगा, तो दोनों वेक्टर सीधे ऐड हो जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा। अरे वेक्टर ऐसे दोनों एक ही लाइन में, थीटा 0, दोनों के बीच में थीटा 0 कब पॉसिबल है, जब ये ऐसे करके ऐसे हो जाए। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो दोनों वेक्टर को सीधा ऐड कर देना। अब देखो वो कैसे होता है, अब देखो रिजल्टेंट, सिंपली इस केस में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, आर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, आर सिंपली क्या आ जाएगा, a प्लस बी। यस और नो? ओके, ये जब सिंपली a लिखता हूं ना, ये वेक्टर थोड़ा ही है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का b मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर r का r मैग्नीट्यूड है, तो r सिंपली a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस क्या आ जाएगा, b। ओके, तो यहां से क्या फॉर्मूला में पुट करके देखो, फॉर्मूला बाजी करते हैं, r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab, थीटा कितना 0, cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 हो गया 1, cos 0 डिग्री क्या हो गया 1। तो जैसे ये 1 बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला काहे का रे, रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इस स्क्वायर रूट को हटाओगे, ऊपर स्क्वायर है और रूट भी है, तो फाइनली a प्लस b आ जाएगा। देखो a प्लस b आ गया, r इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस b, और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, अगर ये दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं, केस फर्स्ट नोट कर लेना, इफ, केस सेकंड क्या हो रहा है भाई, केस सेकंड केस क्या होता है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, मतलब ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ऐसे, तभी तो 180 डिग्री होगा दोनों के बीच का थीटा, पाई 180 डिग्री। ओहो हो, कोई नहीं, सामने भी दिख रहा है वैसे भी कि आर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, दिस माइनस दिस। क्या समझ में आया, नहीं आया? ये मैंने मोड क्यों लगा दिया, क्योंकि रिजल्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मोड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगी, मोड क्या करेगी, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगी। ओके, टेंशन मतलब, फॉर्मूला लाते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, आर इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस
2ab cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। जिनको याद नहीं है अब याद कर लो। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। cos 180 डिग्री -1। जैसे इस चीज को मैं -1 रखूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a² प्लस b² -2ab। यस और नो? और ये चीज -2ab आया, इसका मतलब ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ही तो है। अरे 10th क्लास में ये फॉर्मूले तो पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस b² -2ab। यही तो फॉर्मूला था, वैसा ही तो दिख रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा, रूट और a माइनस बी आ गया। r इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी। r इक्वल टू a माइनस बी। और इसी केस में अगर मैं ऐसा लेता कि एंगल 90 डिग्री होता, नोट कर लेना फटाफट। केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। मतलब आपका a ऐसे है और b एकदम ऐसे है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, और आपको कॉमन सेंस से दिख रहा है रिजल्टेंट की वैल्यू रूट ऑफ a² प्लस b² आनी चाहिए। अभी देखना, r इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो जैसे ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, देखो ये आ गया रूट ऑफ a² प्लस b², a² प्लस b²। r इक्वल टू क्या आ गया? रूट ऑफ a² प्लस b²। ये 3 केस हो गए। मुझे एक मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यहां किस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी? r मैक्सिमम कब आएगा? r मैक्सिमम क्या आएगा? r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो मैं मैथ से सिखाता हूं। r का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो आराम से सुनना, a और b तो फिक्स है, जैसे a 3 है b 4 है, a और b तो फिक्स है, a और b क्या है? फिक्स। मतलब ये और ये फिक्स है, ये 2 भी फिक्स है, a और b। अगर मैं एंगल बदलूं तो r की वैल्यू बदलेगी। अरे एंगल बदलूं तो r की वैल्यू बदलेगी। तो यानी कि जब ये एंगल मैक्सिमम होगा ना, ये cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? cos 0 डिग्री तो 1 होता है मैक्सिमम। ओहो, तो ये cos थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब जैसे ये 1 हो जाएगा तो r मैक्स क्या आ जाएगा? r की मैक्सिमम वैल्यू सिंपली आपके पास आ जाएगी रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab, और cos थीटा ले लिया 1। तो यहां से फॉर्मूला आ गया, और ये आ गया a प्लस। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? a प्लस। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? a प्लस b, जो पहला वाला केस था। r की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सोच के बताना, r मिनिमम कब होगा? जब ये cos थीटा मिनिमम होगा तभी तो। और cos थीटा मिनिमम होता है जब cos 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री -1 होता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। कई बच्चे सोच रहे हैं मैथ्स पढ़ा रहे, अरे मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में ये चीजें जरूरी है। तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। बायो वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे बड़ी मुश्किल से मैथ्स से बचने के लिए तो हमने बायो ली थी, फिर मैथ्स आ गई। नहीं यार, मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तो तुम्हें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जहां भी तुम्हें मैथ्स दिखेगी मैं इजी बना के रख दूंगा एकदम, है ना। हर कोई, मेरे पास 9th वाला बच्चा भी आराम से पढ़ सकता है। तो cos 180 डिग्री -1 होता है। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो मिनिमम के लिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। r मैक्सिमम नोट कर लो। बोला r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो r की मिनिमम वैल्यू a माइनस b होगी। आप चेक कर देना, वहीं से रूट ऑफ a² प्लस b² -2ab बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -2ab।
ओके, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम, इनके बीच में आर कुछ भी हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपके दिमाग में बहुत सारे केसेस अंदर घुस जाएंगे अच्छे से। आपके पास वेलोसिटी v1 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन? ईस्ट, एंड वेलोसिटी v2 4 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। या फिर एक काम करते, डायरेक्शन मत लो, एक वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है, इनकी डायरेक्शन क्या लो कि इनका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी v है वो होगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। बोलेगा ये v मैक्सिमम कब आएगा? अरे मैक्सिमम तभी आएगा जब 3 मीटर पर सेकेंड भी इधर हो और 4 मीटर पर सेकेंड भी इधर हो। तो ये 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7। तो v मैक्सिमम आपका आ सकता है a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 4 7 मीटर। और v मिनिमम कितना है? v मिनिमम आपको कुछ नहीं, 4 माइनस 3, नेगेटिव नहीं ला, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ सकता है? वो कब होगा? 1 मीटर पर सेकेंड, जब आपका 4 इधर और 3 पीछे हो। तो 4 माइनस 3, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो एंगल 180 डिग्री और यहां एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का हेड सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पे दोनों का हेड अपोजिट डायरेक्शन। क्या समझ में आया नहीं आया? v मैक्सिमम यह हो सकता है, v मिनिमम ये हो सकता है। तो v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देखना 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। फिर से सुनना, ये बात नहीं सुनना है तो फिर से कोशिश करना कि v नेट, जो नेट यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको मैं रिजल्टेंट बोल देता हूं, कि v रिजल्टेंट की वैल्यू 7 आ सकती है और 1 भी आ सकती है, और इसके बीच में भी आ सकती है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी, मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब 7 और 1 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। देखो कैसे, अगर मैं 3 और 4 को ऐसे जोड़ूं तो ये 7 आएगा, अगर मैं 4 और 3 को ऐसे जोड़ूं तो ये 1 आएगा, ये कितना आएगा? 7 आएगा। अगर मैं ऐसे जोड़ूं, देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, तो रिजल्टेंट वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ 5 आ रही है, यहाँ 7 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, लेकिन मैक्सिमम 7 आएगी, मिनिमम 1 आएगी, यानी कि 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकती है। फिर से सुनना कि मैक्सिमम वैल्यू 7 आएगी, मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, तो 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। देखो 5 आ गया, अभी मैं एंगल बदलूंगा तो कुछ और आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यानी कि मैं एंगल बदलूंगा तो वैल्यू बदलती जाएगी। तो ये वाली चीज समझ जाओ कि रिजल्टेंट की वैल्यू, ये तो मैंने वेलोसिटी से समझाया, एक एग्जांपल से समझाया। ये एग्जांपल आप लिख लेना, कोई एग्जांपल था। उसके बाद कॉपी के ऊपर एक चीज लिखो, इस एग्जांपल से क्लियरिटी आई हो तो एक चीज लिखना कि रिजल्टेंट कहां लाई करेगा। ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाले साइन, याद है? यानी कि ये आएगा आपका a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू, और ये आएगा आपका a माइनस बी। मोड ले लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए। कुछ समझ में आया नहीं आया? मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, और उसके बीच में कुछ भी आ सकता है, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। क्या सवाल समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एनालिट बातें तो यही रोकते हैं, और आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, सॉल्व एग्जांपल। आज का होमवर्क ले, एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल अंदर ही, तो वो आपको देखना है 4.1, 4.2, 4.3, ये 3 एग्जांपल आपको देखते हैं। 4.1, 4.2 एंड 4.3, ये आपका होमवर्क रहेगा। 4.1, 4.2 सॉल्व एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर है। क्या समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों
आराम आराम से समझो। अपन ने क्या किया था कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास वेक्टर ए हो और कोई दूसरा वेक्टर बी हो तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे? इसकी पकड़ के इसकी टेल यहाँ पे रख दो, यानी कि ए को ऐसे रख दो और बी को ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल होगा वही वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। कभी कभार क्या दे देते हैं कि ए ऐसे है और बी ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 120 आंसर नहीं होगा, क्योंकि टेल से टेल कहां मिली है? यहाँ तो टेल ये पड़ी, इसकी टेल ये पड़ी, आप इसको उठा के यहां रखो। देखो यहां फिर दूसरा तरीका, किसने बोला बी को उठाओ? मैंने बोला ए को उठा लो ना। किसको उठा रहे हो सर? ए को। ए को उठा के मैंने आगे रख दिया, यानी कि ए की टेल को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। क्या ए की डायरेक्शन नहीं बदली? नहीं सर। तो ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। तो ये चीजें आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है और फॉर्मूले दो याद रखने, r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, मजा आया होगा। थोड़ी मैथ्स देख के डर भी लगा होगा, बिल्कुल मत डरना। अब जैसे स्कूलें खुलेगी ना तो मैं एक अलग वे में पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन में हो सकता है तुम डिस्टर्बेंस हो रहा हो, लेकिन टेंशन मत लेना प्यारे बच्चों।